एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी घर को दिखाया जाता है जिस घर से सनवू वेपन खरीद के लेके गया होता है। तभी हमें उस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ओल्ड मैन किसी के सामने अपने घुटनों पे होता है और कह रहा होता है हमें कुछ करना चाहिए। वो लड़का पक्का कुछ न कुछ इस जगह के बारे में और हमारी गॉड मदर के बारे में जानता है। हमें दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन उस लड़की के सामने झुका हुआ होता है और सारी बातें उस लड़की से कह रहा होता है। ये सब सुन के वो लड़की अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है, गोंग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे कभी भी गॉड मदर के नाम से मत बुलाया करो। ये सुनकर गोंग उससे घबराते हुए माफी मांगता है। आगे कहानी सुनाने वाला आता है जो हमें बताता है द फाउंडर ऑफ स्टील हीरोइक अलायंस। ये जोंगियान का एक ऐसा यूनियन है जिसके अंदर सभी स्टील ट्रेडर्स और क्राफ्टमैन हैं और उन सभी की जो लीडर है उसका नाम है बेक ली लोंग, जिसे जोंगियान के मार्शल आर्टिस्ट 5 मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर मानते हैं क्योंकि वो दुनिया की सबसे अच्छे ब्लैक स्मिथ है। उसके बनाए हुए वेपन सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं जिसे मुरिम यूनियन के लीडर और डिमोनिक सेक के लीडर तक इस्तेमाल करते हैं। उसने 2 स्वॉर्ड बनाई थी जिसमें से पहली स्वॉर्ड बनाई थी मुरिम यूनियन के लीडर के लिए और दूसरी स्वॉर्ड बनाई थी डिमोनिक सेक के लीडर के लिए। डिमोनिक सेक के लीडर की स्वॉर्ड बनाने की वजह से मुरिम के मार्शल आर्टिस्ट ने उसे गद्दार घोषित कर दिया था और उसका पीछा करने लगे थे उसे मारने के लिए। लेकिन असली रीजन तो ये था कि उसके पास काफी सारा पैसा था और उस दुनिया की सबसे अच्छी ब्लैक स्मिथ थी जिसकी वजह से सब उसे पकड़ के अपने लिए वेपन बनाना चाहते थे और उसके पैसे को लूटना चाहते थे। लेकिन उसने अपनी पैसे की पावर का और अपनी स्टील हीरोइक अलायंस की पावर का यूज करके उन सभी से बच गई और बचने के बाद उसने अपनी पहचान को चेंज कर लिया और एक साधारण से जिंदगी जीने लगी। फिर आगे गोंग उससे कहता, मेरे अलावा जो भी इस सीक्रेट के बारे में जानता था या तो वो बुढ़ापे के कारण मारा गया या उसे मार दिया गया। तो आखिरकार आपने उस लड़के को यहाँ से सही सलामत कैसे जाने दिया? आपने उसके साथ कुछ क्यों नहीं किया? अब से हम इस लड़की को लोंग बुलाएंगे। आगे लोंग कहती है, उस लड़के सनवू ने जिन 10 वेपनों को चुना था उसे मैंने अपने टाइम पास में मजे के लिए बनाया था और मैं अभी तक इस बात के लिए कंफर्म नहीं हूँ कि उस लड़के ने जिन 10 वेपनों को चुना था उसने वो जानबूझ के चुना था या ऐसे ही अंदाजे से उसने चुन लिया था। और बस कुछ वेपन चुन लेने से जिसे मैंने बनाया है उससे मेरी पहचान का पता नहीं चल जाता है और साथ ही साथ वहाँ पे ऐसी काफी सारी आंखें थी जो हमें देख रही थी, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर गोंग कहते हैं, अच्छा अब मैं समझा, अगर आपने उस लड़के को खत्म कर दिया होता तो यूनियन और डिमोनिक सेक के उन बास्टर्डों को आपकी पहचान का पता लग जाता और आपकी लोकेशन का भी। लोंग कहती, हाँ गोंग तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन अब मैं यहाँ पे ऐसी अपने हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती हूँ। गोंग पूछता है, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? लोंग बताती है, मुझे लगता है कि उस लड़के ने जानबूझ के उन 10 वेपनों को चुना ताकि मेरा अटेंशन उसके ऊपर जाए। तो अब जैसा वो लड़का चाहता है अब मैं वैसा ही करने वाली हूँ। ये सुनकर गोंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया मुझे क्या करना है। मैं अभी कुछ जासूसों को उनके पीछे भेजता और उनकी हर मूवमेंट पे नजर रखता हूँ। यही कहकर गोंग वहाँ से चला जाता है और लोंग सोच रही होती है, यून क्लैन के लीडर सनवू, आखिरकार तुम सच में हो कौन? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, मैं सनवू को दिखाया जाता है जो अपने कैरेज में बैठा हुआ होता है और लोंग के बनाए हुए वेपन की इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है जहाँ सिस्टम उसे बताता है इस वेपन का नाम साइट ऑफ द वन स्ट्राइक है और इसका ग्रेड C+ है। आप लोग लोंग के क्राफ्टमैन स्किल का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि लोंग ने बस मजे में ही C+ ग्रेड का वेपन बना दिया। आगे सनवू उस वेपन की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद कह रहा होता है, इसमें कोई भी शक नहीं कि लोंग जिसे स्टील मॉन्स्टर भी कहा जाता है वो दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैक स्मिथ है। अच्छा हुआ मुझे इसके बारे में याद था, जब मैं दूसरे डायमेंशन में गया था और मैंने ब्लड सेक की रिपोर्ट पढ़ी थी तब मुझे पता चला था कि दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैक स्मिथ बेक ली लोंग वो इस समय के दौरान इस विलेज के अंदर अपना एक ब्लैक स्मिथ का छोटा सा दुकान चलाती है। और अभी कुछ देर पहले मैं जिस लड़की से मिला था उसके अंदर से काफी नेचुरल पावर निकल रही थी। मेरे अंदाज से वही बेक ली लोंग होनी चाहिए। मैं भी इस बात पे पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने वहाँ पे उसकी पहचान की पता लगाने की कोशिश की होती और उसे इस बात की थोड़ी भी भनक पड़ गई होती तो वहाँ पे एक पक्का फाइट हो जाती और वो फाइट कोई आम सी फाइट नहीं होती, वो फाइट एक लाइफ एंड डेथ की फाइट होती। इसलिए मैंने वहाँ पे उसके पहचान की पता लगाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने उसे एक हिंट तो दे ही दिया है कि मुझे उसके बारे में कुछ न कुछ तो पता है। मैंने उसके आसपास के सारे जमीनों खरीद लिया और साथ ही साथ उसने जिन जिन वेपनों को बनाया था उन सभी को खरीद लिया और इन सब चीजों की वजह से उसे पक्का पता चल ही गया होगा कि मुझे उसके बारे में कुछ न कुछ तो पता ही है, जिसकी वजह से वो मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश करेगी और मुझे इन्वेस्टिगेट करेगी। धीरे धीरे करके ही सही मैं अपने प्लान को आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे फ्यूचर पता है कि आगे चल के क्या होने वाला है, जिसकी वजह से मैं फ्यूचर को चेंज करूंगा और बस कुछ ही समय में सबसे ज्यादा पावरफुल बनूंगा और ब्लड सेक को खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। मैं अगले दिन बेक यून क्लैन में ब्लू क्लाउड हॉल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी फैक्शन के लीडर इकट्ठा होते हैं और सभी लोग सनवू का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पे हमें फाइनेंस एल्डर को दिखाया जाता है जो सारे पैसों के लेन देन की जानकारी रखते हैं, जो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वो सोच रहे होते आखिर क्लैन लीडर करना क्या चाहते हैं। उन्होंने ब्रोथल के अंदर काफी सारे हमारे क्लैन के पैसे उड़ा दिए और साथ ही साथ उन्होंने काफी सारे बंजर जमीन को खरीदा है जिसके ऊपर कोई भी खेती नहीं की जा सकती है, ना कोई यूज है उसका। जब उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे तो मुझे उनके पहले के रूमर्स याद आए थे, लेकिन मैंने सोचा था कि वो पहले से चेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से जब वो मेरे पास आए थे और मुझसे कहे थे कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कहीं खर्च करने हैं, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें पैसे दे दिया था और मैंने सोचा था कि वो हमारे क्लैन की भलाई के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्होंने उन सारे पैसों को बर्बाद कर दिया। आखिरकार मैंने उन जैसे इंसान को पैसे
दिए ही क्यों। वो ये सब सोच ही रहे होते कि तभी सनवू वहाँ पे एंटर करता है, जिसे देख के सभी फैक्शन लीडर खड़े हो जाते हैं और सनवू को ग्रीट करते हैं। तभी सनवू क्लैन लीडर की चेयर पे जाके बैठ जाता है और उन सभी को बैठने को कहता है और कहता है इस मीटिंग को स्टार्ट करो। ये सुनकर लीडर जिन्हों मीटिंग को स्टार्ट करते हुए कहते हैं मेरा व्हाइट क्लाउड फैक्शन जो है वो जो स्काउट मिशन हमारे पास पड़े हुए हैं उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ हमारे पास जो नए गार्ड भर्ती हुए हैं उनके साथ कुछ पुराने गार्ड को भेज के इन स्काउट मिशन को पूरा करवाया जा रहा है और ये सारी चीजें बहुत ही स्मूथली जा रही है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है हमें। ये सुनकर सनवू कहता है व्हाइट क्लाउड फैक्शन के जो गार्ड है वो फिजिकली अभी सबसे ज्यादा थके हुए हैं, इसलिए लीडर जिन्हों आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गार्ड ज्यादा काम करने की वजह से अपने शरीर को नुकसान न पहुंचा ले। ये सुनकर लीडर जिन्हों कहते हैं हाँ क्लैन लीडर मैं समझ गया, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। आगे सनवू ब्लैक क्लाउड फैक्शन के लीडर से पूछते आखिरकार हमने जो नए गार्ड भर्ती किए थे उन सबकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। ये सुनकर ब्लैक क्लाउड के फैक्शन लीडर बताते हैं अगर मैं सच में कहूँ तो उन सबकी फाउंडेशन इतनी ज्यादा खराब है कि हमें उन सभी को शुरुआत से सिखाना होगा, उनकी फाउंडेशन को बिल्ड करना होगा। लेकिन हमारे क्लैन में कोई भी बेसिक मार्शल आर्ट की टेक्निक ना होने की वजह से हमें इस चीज को कंटिन्यू करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आगे क्लियर क्लाउड के फैक्शन लीडर बताते हैं हमारी जो रेड क्लाउड फैक्शन से फाइट हुई थी उसके दौरान हमारी काफी सारी मार्शल आर्ट की टेक्निक डिस्ट्रॉय हो गई और आग में जल गई। ब्लैक क्लाउड के फैक्शन लीडर कहते हैं बिना कोई बेसिक मार्शल आर्ट की टेक्निक के बिना वो सभी लोग अपनी पावर को ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, उन सभी की पावर की लिमिट होगी, वो एक लिमिट तक ही अपनी पावर को बढ़ा पाएंगे। ये सब सुन के फाइनेंस एल्डर सोच रहे होते हैं, देखने से लगता है कि अब पक्का क्लैन लीडर फिर से मुझसे पैसे मांगेंगे बेसिक मार्शल आर्ट खरीदने के लिए, लगता है कि खर्चा फिर से बढ़ने वाला है। तभी सनवू कुछ सोचता और कहता है अगर हमारे पास कोई एक्सीलेंट बेसिक मार्शल आर्ट की टेक्निक हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, तो ठीक है मुझे कुछ समय दो, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ये सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन सभी को हैरान देख के सनवू कहता अरे कुछ समय तो लगेगा ना बेसिक मार्शल आर्ट की टेक्निक को कंप्लीट करने में। ये सुनकर तो फाइनेंस एल्डर और ब्लैक क्लाउड के फैक्शन लीडर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों ही एक साथ अपने मन के अंदर सोचते हैं क्लैन लीडर ने अभी कहा कि उन्हें बेसिक मार्शल आर्ट की टेक्निक को कंप्लीट करने में कुछ समय लगेगा, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो खुद एक बेसिक मार्शल आर्ट की टेक्निक को लिख रहे हैं और उसे इन्वेंट कर रहे हैं। क्लियर क्लाउड के लीडर भी सोच रहे होते ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, किसी पीयरलेस जीनियस को भी ऐसा करना, बड़े से बड़ा जीनियस भी ऐसा करने में असफल हो जाता है, वो भी ऐसा नहीं कर पाता है। लीडर जिन्हों भी सोच रहे होते जिस तरह क्लैन लीडर ने इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कही, मुझे लगता है कि वो कर सकते और मुझे उनके ऊपर भरोसा है। उन्होंने अभी तक काफी सारी चीजें ऐसी करके दिखाई है जिसे करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने उस सारी चीजों को पॉसिबल करके दिखाया है। आगे सनवू सभी से पूछते आखिरकार रॉक क्लैन की क्या खबर है, रॉक क्लैन क्या कर रहा है अभी। ये सुनकर लीडर जिन्हों बताते रॉक क्लैन ने माउंट हुआ के अंदर अपने एक दूत को भेजा है, क्योंकि डियोक चोल जिसके एक हाथ को हमारे क्लैन लीडर ने काट दिया था वो माउंट हुआ शेख का एक डिसिपल है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि माउंट हुआ इतनी जल्दी कोई भी एक्शन लेगा, क्योंकि माउंट हुआ मोरिम यूनियन के साथ जुड़ा हुआ है और वो ऐसे ही कहीं पे भी हमला नहीं कर सकता है। ये सुनकर सनवू सोचता है ये कितना शर्मनाक है, हमने उनको मौका भी दिया हम पे अटैक करने का, लेकिन फिर भी हम पे अटैक नहीं कर रहे हैं। अच्छा होता कि वो हमें कोई रीजन देते उनके ऊपर अटैक करने का, तो हम बिल्कुल भी वेट नहीं करते उनके ऊपर अटैक करने का, लेकिन अभी हम उनके अटैक करने का वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आगे सनवू लीडर जिन्हों से कहते हैं ठीक है ये तो खत्म हो गया, लेकिन मैंने तुम्हें जो लाने को कहा था क्या वो लेके आए तुम। ये सुनकर लीडर जिन्हों अपने पास एक बुक निकाल के कहते हैं हाँ मैं लेके आया हूँ, ये रहा वो। इस बुक के अंदर 5 से 10 साल पहले के सारे मिशन है जिसे रोक दिया गया था। ये सुनकर क्लियर क्लाउड के लीडर हैरान होते हुए कहते हैं ये तो सारे वो मिशन है जिसे रोक दिया गया था, आखिर आप इसके साथ क्या करने वाले हैं। फाइनेंस एल्डर कहते हैं कि आप ये तो प्लानिंग नहीं कर रहे कि आप कोई ऐसे स्कॉट मिशन को ले जिसे सक्सेसफुली पूरा करने के बाद हमारे क्लैन को इतना पैसा मिले कि वो पूरे 1 साल तक बड़े आराम से रह सके। लेकिन सनवू उन सभी के बातों को कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है, वो बस उन सभी मिशनों को देख रहा होता है। ये देख के ब्लैक क्लाउड के लीडर कहते हैं इस तरह के मिशन काफी खतरनाक होते हैं और इस तरह के मिशन पे हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन सनवू को उन सभी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, सनवू उन मिशनों को देख रहा होता है। तभी सनवू को एक मिशन दिखता है जिसे देख के सनवू कहता है ये रहा वो। फिर सनवू उस मिशन को बाहर निकालता है और उन सभी से कहता है ये रहा वो मिशन जिसे मैं लूंगा और पूरा करूंगा। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। आप सभी को लग रहा होगा कि अभी काफी ज्यादा बातें हो रही है, कोई भी फाइटिंग सीन नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें भी आगे कहानी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जल्दी फाइटिंग सीन भी आएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।